अगर आप भी बनना चाहते हैं 2024-25 एकेडमिक सेशन में बिहार में 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं वर्ग के सरकारी शिक्षक, तो ये वीडियो को देखना अंत तक बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बिहार में अगले 1 से 2 महीने में कुछ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रेवोल्यूशनाइजिंग होने वाला है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको ये पता चल जाने वाला है कि 1 से 2 महीने में आप सिर्फ इकलौता एक सब्जेक्ट है ग्रामर, उससे मास्टर कैसे बन सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी वीडियो के तहत 9वीं 10वीं वर्ग एंड 11वीं 12वीं वर्ग के रिगार्ड में जितने भी कुल पद हैं उनको डिस्कस करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट पता करेंगे और आपके एग्जाम पैटर्न को भी डिटेल में डिस्कस करके आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कुल पदों की जो बिहार शिक्षक भर्ती के 4 पॉइंटों में आने वाली है। जिससे पहले की मैं आपको बता देती हूँ, बिहार में ये फेज 1 के बाद दूसरे नंबर पे सेकंड हाईएस्ट भर्ती आने वाली है, जिसमें एंटिसिपेटेड पद हैं 1,38,833। अब इन पदों को फिल कैसे कैसे किया जाएगा ये हम अपने पुराने पैटर्न से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुल पदों को 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं के अंग्रेजी के वर्ग में डिवाइड कर दिया है। हर वर्ग में सब्जेक्ट वाइज कहीं 20 सब्जेक्ट है, कहीं 29 सब्जेक्ट हैं, तो वर्ग वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें इंग्लिश में आपको वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 9वीं 10वीं वर्ग की, जिसमें कि पहला जब पद फिल हुआ था 1.0 में, तो 9वीं 10वीं वर्ग में आपकी कुल महिलाओं को मिलाकर के 5,000 प्लस कुछ पद निकले थे, 5425। सेकेंड फेज में आपको 4650 पद मिले थे, थर्ड फेज में आपको 4872 मतलब 4800 के अराउंड पद मिले थे। अब ये पद सिर्फ 9वीं 10वीं कैटेगरी के हैं। फोर्थ जो वैकेंसी है हम इसके बराबर एक्सपेक्ट करेंगे, इससे थोड़ी सी कम। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ से सभी जगह से पद खाली होकर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में तो हमने देख ही लिया कि कैसे वो पद खाली कर रहे हैं, तो अब ये मान करके चलिए कि बिहार में रोस्टर क्लियर हो चुका है और अब जो सीधा आपकी एंटिसिपेटेड भर्ती होगी वो 9वीं 10वीं वर्ग में 4,000 प्लस होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग 11वीं 12वीं वर्ग की। फेज 1 में आपको 3535 कुछ पद देखने को मिले थे, फेज 2 में 3510 पद देखने को मिले थे, फेज 3 में 3500 कुछ पद देखने को मिले थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेज 1 में सबसे ज्यादा पद थे, ठीक है, इसमें थोड़े मतलब 69,000 थे टोटल और इसमें 87,000 थे। तो फेज 4 में इसी के बराबर आपको पद देखने को मिलेंगे 3,000 प्लस, ठीक है। इससे मैंने 500 तक का कम मार्जिन लेके चला है। अब ये तो सिर्फ 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं की बात है। यहाँ पे पद आपको सेकेंड फेज में इसलिए भी कम दिख रहे हैं क्योंकि एक और वर्ग ऐड कर दिया गया था 6 to 8, जो कि इस बार भी निश्चित पूर्वक किया जाएगा। तो अब जो टोटल पद मिलाकर के आपके पास भर्ती आएगी वो आप मान करके चलो लमसम 12,000 प्लस आपको पद देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के कि वो 6 to 8 का टीचर बनता है, ठीक है। फिर 9, 10th और 11, 12th में दोनों में बराबर की फाइट है। अब वो फाइट को कैसे कॉम्बैट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अभी समझेंगे कि इस एग्जाम को लेकर के एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे सक्षम होगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स ने बिहार स्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 को क्वालिफाई करा है, तो उनको मैं एक बार ढंग से बता देती हूँ, और जो स्टूडेंट्स पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद उनको भी समझा देते हैं एक बार कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए और आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए 50% से, ठीक है, 50% अंकों से। साथ ही साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ में बिहार स्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं वर्ग के लिए एलिजिबल होंगे, जो अप्लाई करेंगे, वो वही स्टूडेंट होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स इंग्लिश में रहेगा। 50% से वो पास होंगे, साथ ही साथ में आपका बीएड डिग्री है और साथ में जो भी रिसेंट में स्टूडेंट्स ने बिहार स्टेट पेपर 2 पास किया वो एलिजिबल होंगे। इन दोनों ही कैटेगरी में एक बात मैं कॉमन बता देती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि बीएड अपीयरिंग है, पास है, फाइनल ईयर में होने चाहिए। जब भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा वहां से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी वही आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ होगी, मतलब लास्ट डेट से पहले पहले आपका ये क्लियरेंस हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेशन वगैरह आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सीटेट का कोई रोल है नहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो अब सीटेट अपीयरिंग पास या बिल्कुल मत सोचना। ये भर्ती अन्य राज्यों के लिए भी वैलिड है, तो संपूर्ण भारत इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है।
बहरहाल प्रोवाइडेड आपके पास कंडीशन ये है कि एज लिमिट में, क्वालिफिकेशन में जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो बिहार के डोमिसाइल वालों को मिलेगा, जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को सारा रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जितने भी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे। ये बात नोटवर्दी रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जो भी स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को नोटवर्दी तरीके से ध्यानपूर्वक सुन लेगा, ऑटोमेटिकली उसकी आधी तैयारी हो गई है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बन जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब मानते हैं कि ये आप बात कर लेते हैं एज लिमिट पे। तो मिनिमम एज लिमिट है आपकी इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए 21 साल, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेन हो तो 37 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप ओबीसी बीसी वुमेन कैंडिडेट हो तो 40 साल है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 साल है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का, जो कि है एग्जाम पैटर्न। अब इस एग्जाम पैटर्न को मैंने पाई चार्ट के थ्रू थोड़ा ढंग के तरीके से समझाना चाहा है। पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं। आपके एग्जामिनेशन में व्हाट हैपेंस इज, जब आपकी कट ऑफ निकलती है तो पार्ट 1 का स्कोर वो साथ में अटैच करके देते हैं, बट पार्ट 1 आपका प्योरली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड होते नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं। पहले तो टोटल क्वेश्चंस आपके 150 नंबर के हैं। टोटल जो मार्क्स आपकी मेरिट बनेगी वो 120 में से बनेगी। तो ये वाला सेक्शन जो है ये प्योरली क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में ऐड नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक पेपर में। पेपर 2.5 घंटे का होता है एंड पार्ट 1 क्वालिफाइंग है। कितना क्वालिफाइंग है अब हम इस पर बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज का पार्ट है। ये लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज नहीं है जो आप दूसरे पेपर्स में DSSB KVS NVS में देखते हो। ये लैंग्वेज बहुत ही सामान्य भाषा है जो आपको एक ह्यूमन बनाती है। जैसे जब आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ लॉगिन करते हो तो आपसे कैप्चा मांगता है ना, तो वो कैप्चा जो भी आपको दिया जाता है वो आपको फिल करना होता है। वो रिकॉग्नाइज करना चाहता है आपको कि आप ह्यूमन हो या नहीं। तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हो या नहीं, उस पात्रता को चेक करने के लिए बेसिक भाषा की समझ रखते हो या नहीं, वो चेक होता है। तो इस लैंग्वेज में होता क्या है, 8 नंबर की अंग्रेजी है जो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड 22 नंबर में आपको लैंग्वेजेस में चॉइस दी जा रही है। आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, एंड 22 मार्क्स की है। ओवरऑल आपको 30% स्कोर करना है, यानी कि 9 नंबर लेकर आने हैं आपको ओवरऑल, ठीक है। 30 में से 9 नंबर लेकर आने हैं ओवरऑल इन ऑर्डर फॉर यू टू क्वालिफाई। अब वो 9 नंबर चाहे आप अंग्रेजी के 8 सवाल करके और हिंदी का 1 सवाल करके दो, या फिर इनमें से जो भी आप लैंग्वेज को चूज करोगे उसके सारे के सारे जवाब दो। ओवरऑल आपको 9 मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज में पर्टिकुलरली लेकर आने हैं, ठीक है। ये बात। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 आपका जनरल पेपर है जो कि आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता है, DSSB KVS NVS सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, बट इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। चेंज नंबर 1 ये है कि इस जनरल पेपर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, जो बिहार स्टेट में आपको मिलता है बट इसमें नहीं मिलेगा। चेंज नंबर 2, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है। SST में भी आपको जो फोकस्ड जो एरिया रहेगा उसमें हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस आपका किया जाता है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, इन सब के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका जनरल पेपर में और भी सब्जेक्ट्स बनते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड पीसेस में आपको एक पजल को सॉल्व करना है और 40 नंबर लेकर आने हैं। द सब्जेक्ट्स इंक्लूड मैथ्स, रीजनिंग, EVS, GK, GS, ठीक है। ये आपके बेसिक एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन रहते हैं, साथ में SST रहता है। SST के जितने भी पोर्शंस है वो आप पढ़ते हो, ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस होता है। सो ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो मेरिट है वो इसमें तो बनती नहीं है 30 नंबर में, ये मेरिट बनाता है आपका टोटल पेपर। तो 40 नंबर के बाद अब आपका पार्ट 3 आ जाता है विच इज योर सब्जेक्ट। तो अगर आप 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं वर्ग की तैयारी करने जा रहे हो तो एग्जाम पैटर्न दोनों के लिए सेम है। आपको 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट मिलता है। उस सब्जेक्ट में ग्रामर एंड लिटरेचर 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अब लिटरेचर में किस बल पे कह रही हूँ ये भी बताऊंगी, और ग्रामर से आप मास्टर कैसे बन सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से समझना है। मैंने पूरा डिकोड किया हुआ है फेज आफ्टर फेज, कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न वेरी करता जा रहा है और क्या क्या चीजों को आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेज 1 की। फेज 1 में 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं पहली बार जब एग्जाम हुआ था ये, इसमें आपको 100% ग्रामर का पोर्शन देखने को मिला था,
ठीक है। ग्रामर से मास्टर बनने को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट बिना ग्रामर के पास हो नहीं सकता और ग्रामर इस पेपर में आसान आती नहीं है। तो फेज 1 को एक बार ध्यान से डिकोड करते हैं। जो आपका 1.0 फेज हुआ था उसमें ग्रामर का जो लेवल था वो एडवांस्ड लेवल का पेपर था और मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रही हूँ। एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस भर भर के थे जो आपको एसएससी एंड बैंकिंग लेवल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, DSSB में बहुत एक्सटेंसिवली नहीं पूछे जाते हैं और बाकी पेपर्स को तो आप भूल ही जाओ। तो एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस थे दोनों ही वर्गों में। दूसरी बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थे एंड उनको कंफ्यूज किया था इन ऑप्शंस ने, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ऐसे टाइप के ऑप्शंस को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इस पेपर से मतलब हमारी जो समझ और कॉम्पिटेंसी लेवल था उससे हमारे पेपर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड उसको सॉल्व करना भी, ऐसा नहीं है कि जो टीचर एक ग्रामेरियन है तो वो कहीं से भी पेपर को सॉल्व कर देगा। मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे कि आपको सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं। जो कंडीशन, जो कमांड दी है उसने, वो किसी से भी निकल के आंसर निकल पा रहा था। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव को चूज करें या फिर जो कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ पढ़ा है उस पर स्टिक करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्ट था। तीसरी चीज आ जाती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी थे क्योंकि कहीं कहीं एरर और टाइपो भी देखने को मिला था हमें। कोटेशन मार्क्स को जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है उससे मिक्स कर दिया गया था, तो उस पंक्चुएशन में बारीकी से फर्क समझाना अपने आप में एक टास्क था। रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस से एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आए थे एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए थे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिले थे कि असर्टिव सेंटेंस दे दिया और वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए। इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे एक्सेप्शनल रूल्स को उठाया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रामर एंड वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की। भाई ये जो पहली बार पेपर आया था ना, ये एक आई ओपनर था हम सबके लिए, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इसका पैसेज इतना हाईली एडवांस पैसेज था कि यूपीएससी के जो सीसैट एग्जाम होता है ना वो उसको भी फेल कर जाए। लिटरली इतना लेंदी पैसेज था और उसके अंडर इतने वोकैबुलरी के ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें लिटरेचर को भी कहीं ना कहीं इंसर्ट किया गया था, लिटरेरी टर्म्स थी बट वो आती ग्रामर के अंडर है। तो वो चीज को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज ने पहली बार एक बेंचमार्क सेट करा कि बीपीएससी भी जो है अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर सेट करता है। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, हाईली कंफ्यूजिंग, जैसे रेड चिली। अब बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सेंटेंस को प्लेस कर करके देखना था स्टूडेंट को। ऐसे क्वेश्चंस उसके बाद ईएमआरएस ने भी रिपीट करे थे बट बेंचमार्क सेट किया था बीपीएससी ने। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। अब वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं 2.0 का क्या नेचर रहा था। 2.0 में 3 वर्ग इंट्रोड्यूस कर दिए गए। मैं बात इसकी नहीं करूंगी 6 to 8 की, क्योंकि वो मैं चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ टीजीटीपी टीचर्स अड्डा पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं की। अगेन यहाँ देखिए ग्रामर का जो पोर्शन है यहाँ पर अभी भी 100% पूछा गया था ग्रामर से, लेकिन लिटरेचर इस बार इंड्यूस कर दी गई 11th-12th कैटेगरी में विदाउट इन्फॉर्मिंग। अब लूप होल नंबर 1, जब बीपीएससी अपने सिलेबस रिलीज करता है तो वो इतना प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपकी जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं आप उन पर रिलाई कीजिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार में चल रहे हैं उसमें से कोई भी ग्रामर को अपना एक मेन सब्जेक्ट मान के नहीं चलता। ग्रामर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक के होने के बावजूद भी हर कंपेटिटिव एग्जाम में वो पूछी जाती है, इसीलिए ग्रामर से मास्टर बनना जरूरी है। ग्रामर पर मास्टरी हासिल करोगे तभी आप ग्रामर के मास्टर बन पाओगे और इवेंचुअली लैंग्वेज के मास्टर बनोगे बिहार में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे जो लिटरेचर पूछी गई थी वो एक इंग्लिश लिटरेचर के अभ्यर्थी को सर्व कर रहा था, केटर कर रहा था, ना कि एक जेनेरिक ब्रॉड माइंडसेट था। इसमें ऐसे कोई जेनेरिक आइडियोलॉजी वो नहीं था, कॉन्क्रीट आइडिया नहीं था कि हम लिटरेचर की प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक से ही सवाल करेंगे। यहाँ पे लिटरली जो लिटरेचर की बुक्स है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, वहां से सवाल पूछा गया था। तो लूप होल नंबर 2 मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ग्रामर में ये जो लेवल था 9-10 का वो मॉडरेट टू एडवांस था। मतलब अगर आप तीनों फेजेस में एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, 9-10 हमेशा आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आ रहा है। 9-10 हमेशा अपना पेपर एडवांस लेवल का रखेगा ही रखेगा, कोई चांस ही नहीं छोड़ेगा। सो 9-10 का जो पेपर है वो हमेशा डिसअपॉइंट करता है स्टूडेंट्स को। उससे हमेशा स्टूडेंट जो है मोर्चे पर आ जाते हैं, धरना डाल लेते हैं और ये कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया है। अब उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11-12 का पेपर फिर भी अभी भी मीडियोकर लेवल पर ही रहा था। अच्छा, अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो यहाँ कट ऑफ जो है ना 9-10
के लिए 70s में और 11-12 के लिए 60s में गई थी। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, जबकि फेज 2 में 9-10 के पेपर को थोड़ा और टफ कर दिया गया था। मतलब कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन को तो फिर भी इन्होंने आसान बना दिया, एक हेल्दी मिक्स बैग बना के मिक्स बैलेंस कर दिया, बट ग्रामर पोर्शन को इन्होंने अभी हाई रखा था, क्योंकि इन्होंने फिर इंसर्ट कर दिए प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस, कंजंक्शन क्वेश्चन। मतलब जो सवाल ये फेज 1 में पूछ रहे हैं, इन्होंने इंश्योर करा कि वो अवॉइड करें और फेज 2 में कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आए, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर है, ग्रामर तो फुल सर्कल में कंप्लीट होती है, तो ग्रामर में तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो था वो स्टैग्नेंट रहा था, बट एरर डिटेक्शन एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का सेट है। एरर डिटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आज आपने एक दिन में पढ़ लिया और एरर आपको सॉल्व करने आ गए। अनलेस यू आर वेल वर्स्ड विद ग्रामर होली, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एट ऑल। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी ग्रामर आने के बाद ही आपको समझ आएगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन की। वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन इन्होंने मॉडरेट कर दिया, बट सारी एडवांसमेंट इन्होंने छोड़ दी अपने ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए। 11-12 का पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है। वोकैबुलरी में अब पिछली बार उन्होंने सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के क्वेश्चंस बहुत एक्सटेंसिवली पूछे थे, इस बार इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियोमैटिक क्वेश्चंस को भी इंसर्ट किया। मतलब जो चीज़ आप पढ़ते वोकैबुलरी में हो वो वन वर्ड में पूछ लिया, जो वन वर्ड में पढ़ते हो उसे मिसस्पेल्ड एरर्स में पूछ लिया। ऐसे करके इन्होंने एक हेल्दी मिक्स बनाया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अनहेल्दी साबित होकर आया, क्योंकि ग्रामर भी इतनी टफ हो सकती है, ये पहली बार बिहार शिक्षक भर्ती ने रियलाइज करवाया स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर ऑलरेडी जो है इन्होंने स्टैग्नेंट रखी, जैसे पिछली बार थी वैसे ही रखेंगे और सीट खाली छोड़ देंगे। पहले फेज से भी इन्होंने सीट खाली छोड़ी, दूसरे फेज से भी इन्होंने सीट खाली छोड़ी है। अब तीसरे पद को, तीसरे पॉइंटर को अब हम नोटिस कर लेते हैं, जो तीसरा फेज आया। इसमें क्या होता है, इन्होंने अब लिटरेचर के सेक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया और ग्रामर के सेक्शन को 60% कर दिया। बट अब क्या चाहिए कि क्या इन्होंने ग्रामर के लेवल को कम किया? अगर ये लिटरेचर सेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कि अगेन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, तो क्या इन्होंने ग्रामर के जो क्वेश्चंस है उनके लेवल को डाउनग्रेड किया, डाउन प्ले किया? बिल्कुल भी नहीं। द आंसर इज अ बिग नो एंड यू विल रियलाइज इट नाउ। जो थर्ड फेज था वो तो उससे तो द अर्थ शुक अराउंड ईच लाइक एस्पिरेंट। किसी भी स्टूडेंट को यह अंदाजा नहीं था कि ग्रामर इतनी भी टफ हो सकती है। सिर्फ लिटरेचर लेवल तक सीमित नहीं थी ये जो शॉकिंग न्यूज़ थी, या फिर ये अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एलिमेंट था। इन्होंने सेकेंड फेज के बाद 6 to 8 वर्ग के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई, बट इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने लेवल को बाइफिकेट कर दिया हो। ऐसा भी नहीं है कि 9-10 का पेपर जो था वो 11-12 से आसान था, वो इनफैक्ट कंपैरेटिवली टफर था। 6 to 8 का पेपर 11-12 के इक्विवेलेंट था, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो लेवल डिफाइंड नहीं है इनका। अब थर्ड फेज की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर, पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, ये पैसेज को तो इन्होंने मिक्स कर दिया। जैसे पैसेज को ये क्या करते हैं, या तो ऐसे दे देते हैं एक पैसेज है उसके 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस, या फिर 4 अलग अलग पैसेज और हर पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चंस। ये इन्होंने एक अच्छा मिक्स बना दिया। बट 9-10 का पैसेज इस बार इनका टफ था, पहले फेज से ईजी था लेकिन फिर भी टफ था, ठीक है। बात कर लेते हैं, लिटरेचर इनकी यूजीसी नेट लेवल की थी, लेकिन ग्रामर इनके फॉरेन ऑथर्स की थी, एंड हियर इज प्रूफ, और जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जब ग्रामर पढ़ने बैठता है, यूपीएससी लेवल तक की भी अगर वो ग्रामर पढ़ ले, फॉर इंस्टेंस रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहीं नहीं पढ़ाया जाता, कॉग्निट नाउन कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इम्परफेक्ट टेंस कहीं नहीं पढ़ाया जाता, पैसिव प्रेपोजिशनल वर्ब कहीं नहीं पढ़ाया जाता, एक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब कहीं नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हो आप, एक्टिव नहीं पढ़ते हो, प्रेपोजिशनल वर्ब पढ़ते हो, पैसिव नहीं पढ़ते हो। इनफाइनाइट इन्फिनिटिव में आप बेयर इन्फिनिटिव बहुत कम पढ़ते हो, ठीक है। मूड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव, इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव, ऐसे उन्होंने फेज 1 में भी एक आध क्वेश्चन का एक मिक्स बनाया था, बट वो एक आध क्वेश्चन होता है। यहाँ ग्रामर को इन्होंने एक्सेप्शनल रूल से फॉरेन ऑथर्स की बुक से भर दिया कि तुम नॉर्मल ग्रामर तो पढ़ो ही पढ़ो, अब जब वो पढ़ लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो अब पढ़ो कुछ ऐसा जो एग्जाम में बिल्कुल लगे, जो आज तक करा ही ना हो, जिस पर हमारी प्रैक्टिस हो ही ना, जिसकी थ्योरी को हमने कभी पढ़ा ही ना, हमें उसके टर्म से फेमिलियरिटी ना हो। इस लेवल का इन्होंने सवाल पूछा था। तो अब 4.0 के लिए क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, मैंने आपको बोला बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इट्स फॉर सम रीजन ये है कि बीपीएससी की सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आ रही है, 1,38,833 पद एंटिसिपेटेड है, ठीक है।
जैसे ही फेज 3 क्लियर होगा, बिहार प्रूफ है, पहला एग्जाम इन्होंने जब पहले फेज का लिया था, नोटिफिकेशन इस टू एग्जाम का जो मार्जिन था वो था 2.5 महीने, लेकिन दूसरा फेज नोटिफिकेशन इस टू एग्जाम में मार्जिन दिया था 1 महीना मात्र। तीसरा फेज भी जब पहला एग्जाम हुआ था ना जो कैंसिल हो गया, वो भी 1 महीने में हुआ था, और जो री एग्जाम हुआ उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं दिया गया था। मैं बार बार स्टूडेंट्स को रिमाइंड करवा रही हूँ, जैसे ही 3.0 क्लियर होगा आप अपने रिजल्ट की वेट करो, वेल एंड गुड। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कहीं से भी टुमल्टस हो सकती है सिचुएशन, डोंट फ्रेट मोर, अब और टेंशन मत लो, सीधा तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो अभी फ्रेश है। जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 को पास करके आए, उनकी प्रैक्टिस, उनका वो जो सिस्टम है पढ़ाई करने का, एक जो रूटीन है, वो सब कुछ एक माइंडसेट से डेवलप हो चुका है। तो ये इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब स्टूडेंट्स के लिए। भर्ती ज़्यादा है इस बार, पर सब्जेक्ट भी आपको भर्ती ज़्यादा मिलेगी, पुराने पदों को भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो क्या आप ये वाले पद खाली जाने देना अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि 5.0 का अभी कोई गारंटी नहीं है, आप उसके लिए तो रिलाई कर चल ही नहीं सकते हो। ये मान करके चलो कि एग्जाम जनवरी में, जी हाँ, यू हर्ड मी फाइन, टारगेट जनवरी का ही लेकर चलो, क्योंकि अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो ये जनवरी तक का ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे। 1 महीना है आपके पास। वैकेंसी 12,000 प्लस आएगी, तीनों वर्गों को मिला के कंबाइन। कट ऑफ, ये अपनी कट ऑफ गिराएंगे नहीं, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये जो है बिहार के आयोग की पॉलिसी है। तो आप ये मान करके चलो कि 70s और 60s यही आपकी कट ऑफ अपनी रिस्पेक्टिव वर्गों में होनी चाहिए, और चाहे पेपर वो इधर से दे दे, चाहे वो ऐसे करके दे दे, आपको ये मान करके चलना है, आपकी तैयारी इस हिसाब की हो। द पेपर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, सो नाउ व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ टू डू अबाउट इट, अब ये मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस इनफाइनाइट है, बिहार एस्टेट का जो सिलेबस है वो केवल 40% है जिसको आप यूज कर पाओगे, लेकिन पेपर तो 60% पे पास करना है ना। अब ग्रामर यहाँ पे रोल प्ले करेगा बहुत बड़ा, ठीक है। मैंने जो आपके सारे टॉपिक्स बताए हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट नाउन, पैसिव प्रेपोजिशनल वर्ब, वो सब कुछ मैं रिटेन करके आपको पढ़ाने वाली हूँ इस बार। इनफैक्ट अगर आप टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे भी चेक करोगे ना, तो मेरी पूरी शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है, मेरी पूरी शॉर्ट्स वीडियो है, बकायदा ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझाते हुए विद एग्जांपल्स, विद सिचुएशंस, लिख कर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। आप उस सीरीज को जाकर देखो, शॉर्ट्स वीडियोस को रिलीजियसली, आपको मिल जाएगा मैंने कैसे 3.0 के बाद ये सारे एक्सेप्शनल रूल्स को समझाने का प्रयास किया है। अपने बैचेस में एक बार मैं स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ा चुकी हूँ, और ये सारे ये जो इनफेमस कॉन्सेप्ट्स है, अनहर्ड कॉन्सेप्ट्स है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि लिटरेचर है तभी एग्जाम पास होगा, टू सम एक्सटेंट आई एग्री, बट क्या ग्रामर भी आप बहुत अच्छे से निभा पा रहे हो? जो स्टूडेंट ये सेइंग में बिलीव करता है या ये प्री कंसीव नोशन में बिलीव करता है कि ग्रामर तो हर एग्जाम में आती है, तो अब तक उतनी तो तैयारी हो चुकी होगी, मुबारक हो, आपकी तैयारी हो चुकी होगी, बट ऐसा कुछ भी एग्जाम में आ नहीं रहा है। जो आपकी तैयारी है अब उससे हटकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ग्रामर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस को आप आने वाले 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर लो। जो आप 3 से 4 महीने लगाकर कंप्लीट करते हो, इसे 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लो। मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मौजूद हैं, ठीक है, आप बैच में जाके देखोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टेप, अब बारी आ जाती है एक्सेप्शनल रूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए पूरा एक होली ग्रेल है, जो हमें बता रहा है कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक अपरिचित क्वेश्चन को पढ़ लिया तो वो आपको आ गया, आपको मेमोरी में अब्सॉर्ब करना है, ठीक है, एक मेमोरी का पार्ट बनाना है कि आपको ये लगे ये तो मेरा हाथ से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। एंड ग्रामर इज जस्ट like any numerical that you solve in mathematics or any other subject में भी। तो आप ये मान करके चलो कि सारे एक्सेप्शंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, बिकॉज गॉड नोज वो क्या अब नया दे दे। अब नया सॉल्व करने के लिए भी स्टूडेंट के पास कॉमन सेंस होनी चाहिए, जिसको ग्रामर की इन डेप्थ नॉलेज है, जो ग्रामर को इंटरमिक्स और इंटरट्वाइन और इंटरलिंक करना जानता है कि नाउन एरर डिटेक्शन में कैसे यूज होंगे, पैसिव वॉइस टेंसेस के एप्लीकेशन में कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब में कैसे यूज होगा, एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कैसे इनैक्ट कर सकता है, वही ये जो चक्रव्यूह है ना उससे बाहर निकल पाएगा। तीसरी चीज वोकैब प्लस कॉम्प्रीहेंशन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थे, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे, लेट मी कोट इट फॉर यू। यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया था,
ठीक है, मैंने बकायदा स्क्रीनशॉट्स लिए थे। मैं आपको एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि आपको ना इक्विवेलेंट निकालना है केडेंस का या रिदम का एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। हम होगा, लिल्ट होगा, ट्यून होगा। अब ये आपस में इतने मिलते जुलते शब्द हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अभी आने वाली क्लासेस में दिखाऊंगी ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है उसको क्या इंडिकेट करता है? इरी, अनकैनी, अनईजी, क्या चीज़ है? आपस में सारे मोर देन वन ऑफ दी अबव लगते हैं सारे क्वेश्चंस जो फेज 1 में पूछे गए थे। रिब्यूक का सिनोनिम क्या है? अब देखो, चैस्टाइज्ड होगा, एजिटेटेड होगा, रैवेज्ड होगा। आपस में इतने मिलते जुलते वर्ड्स है कि ना चाहते हुए भी आपका मन होगा कि मैं मोर देन वन ऑफ दी अबव को चूज करके आऊं, बट आपको एक आंसर करना है। या तो आपको कॉन्सेप्ट पता है और सारे वर्ड्स की मीनिंग पता है, तभी तो मोर देन वन ऑफ दी अबव निकाल पाओगे ना, वरना तो आपको जितना पता है उस हिसाब से आप आंसर करोगे। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि क्या आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पता है, एक से ज़्यादा थ्योरी पता है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपकी इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में साथ दूंगी। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, ये सारे हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो बाकायदा TRE 3.0 के जो 6 to 8 वर्ग है ना, उन्होंने अपना हाईलाइट करके रिजल्ट भेजा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तैयारी है वो कैसे हो पाती है? इन्होंने ग्रामर में कुछ एक्सेप्शनली अच्छा किया है, कुछ अलग पढ़ा है, तब जाकर इनकी जो तैयारी है, ये जो सिलेक्शन है, सीख कर पाए। क्योंकि 6 to 8 का पेपर भी कोई बहुत आसान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे पैटर्न्स को हमें एक एक करके डिकोड करना है, और ये वही कर पाएगा जिसको इतने सारे फेजेस का अनुभव है और अच्छे से डिकोड किया हुआ है। मतलब आप नस को पकड़ जाते हो हर फेज की। तो उस हिसाब से ऐसे और भी कई सारे नाम है मेरे पास जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं, और ना कि सिर्फ बिहार में। अगर इन्होंने बिहार की तैयारी कर ली तो ये आने वाले 2025 के हर एक एग्जाम में वैकेंसी को सीख करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ आज तैयारी करना चाहता है, पहला स्टेप तो यही होगा कि आप यूट्यूब पर हमारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, हमारी क्लासेस को देखना शुरू करो। जो मैंने BPSC के राउंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप कितने एग्जाम में यूज कर पा रहे हो, ठीक है। यूज केस क्या है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं उसको डिकोड करना है। ह्यूमन डिक्शनरी कोई भी रट के नहीं आता, कोई टीचर को भी पूरी डिक्शनरी के वो नहीं आते हैं, और BPSC तो कहीं से भी अपनी वोकैबुलरी को बोरो नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में प्रीवियस एक क्वेश्चन हमारे लिए हमारा साथी है जिसको डिकोड करके और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहता है किसी भी बैच में, मैं उन्हें एक बार दिखा देती हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से RR24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। नीचे डाउनलोडेड लिंक में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ग्रामर को सीरियसली लेना चाहता है तो मैं बता देती हूँ, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि जिसने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ग्रामर की तैयारी कर ली, उसको फिर किसी और एग्जाम के लिए अलग से प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो और बाकी सारे एग्जाम जिस लेवल का पूछ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप यू विल हैव नोन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जैसे आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाओगे, 5वें नंबर पे टीचिंग है, यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती के बैचेस दिख जाएंगे। 9-10 कैटेगरी में मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर आपको टॉप पे ही चाणक्य 5.0 का TGT इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। इस बैच की खासियत ये है कि लिटरेचर आपको 2 फैकल्टीज पढ़ाएंगे, और ग्रामर में जनरल इंग्लिश की ग्रामर कितनी पढ़नी है और मेन इंग्लिश की ग्रामर कितनी पढ़नी है, ये बाइफिकेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो मेन इंग्लिश की ग्रामर है वही आपको मास्टर बनाएगा, तभी आपके ये जो चारों खाने हैं ये चित हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। साथ में पेपर 1 की भी हम जो आपका जनरल पेपर है उसकी भी हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। आप जैसे ही बाय नाउ पे जाओगे, आपको बैच का एक प्राइस मिल रहा होगा, यहाँ पे 8000 है। आपको इतने में परचेज नहीं करना है क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए। तो आपको ये कोड यूज करना है Y449। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे, आपके जो बैच का प्राइस है ये आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 मंथ्स का बैच है, आप जाइए बैच को परचेज कीजिए, एंड ये बैच हुआ आपका। इसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन सारे स्टूडेंट्स से कि जैसे जिनकी फोटो, जिनके नाम अभी आपने देखे, एक अपना नाम चाहते हो ना कि एक सीट पक्की हो, सीट बहुत सारी है, तो यही एनविजन करके चलो अपने लिए। ऐसे ही 11-12 के लिए भी है। 11-12 में भी आप व्यू ऑल पे जाओगे तो सभी सब्जेक्ट्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको इंग्लिश का बैच भी दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंग्लिश का बैच भी आपको 11-12 में यही दिख जाएगा, और आप देख लेना अपने सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, ये ऑलमोस्ट फ्री ही ऑप्शन है। दोनों वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग का महापैक है जो आपको ट्रिपल वैलिडिटी दिला रहा है। तो किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आपका ये डिस्काउंटेड कूपन कोड है जिसका नाम है
449। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से, और कहीं देर ना हो जाए क्योंकि हर एक टीचर अपनी प्लानिंग को लेकर के बैठा है। हर एक टीचर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आओगे और आप एक सीट पक्की करोगे। तो उसी मोटिवेशन, उसी दृढ़ विश्वास के साथ आना, क्योंकि आपके टीचर को आप पर पूरा भरोसा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? 9, 10th, 11th, 12th वर्ग के अराउंड अगर आपकी कोई और क्वेरी है इन सब के अलावा, तो आप प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे 25 नवंबर को अपनी बैचेस में, और साथ ही साथ में मैं एक मैराथन भी लेकर आ रही हूँ टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशंस के साथ, शाम को 4 बजे संडे यानी कि 22 नवंबर को। तो जुड़ना मत भूलिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आप अपने इस परिवार में। थैंक यू।